हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक्सप्लोरिंग अभिषेक आप लोगों को लेकर आया हूँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी में, जो हमारे 50 रुपीज़ के नोट पे भी है, और रामायण से जुड़े उन पावन धरती किष्किंधा पर जो अंजनी पुत्र हनुमान का जन्मभूमि है और जहाँ प्रभु श्री राम राजा सुग्रीव से पहली बार मिले थे। आज हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरे हम्पी को घूमें कैसे, यहाँ कौन कौन से जगह जा सकते हैं और हर एक जगह पे कितने खर्च आते हैं, कितने टाइम लगते हैं, वो सारा मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। पूरे हम्पी को हम लोग 2 दिन में घूम सकते हैं। पहले दिन हम लोग हम्पी के सारे मॉन्यूमेंट्स देखेंगे और फिर दूसरे दिन चलेंगे तुंगभद्रा नदी के उस पार किष्किंधा की ओर, जहाँ जानेंगे रामायण से जुड़े कुछ चीज़ों को। अगर आप हम्पी पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ घूमने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ का ऑटो है, क्योंकि यहाँ आपको गूगल मैप रास्ता भटका सकता है। यह मैप आपको कुछ ऐसे रास्ते बतलाएगा जो कार के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पैदल चलने के लिए ही बना है। इसलिए यहाँ लोकल घूमने के लिए सबसे बेस्ट ऑटो है, जो आपको पूरे हम्पी का एक एक जगह का साइट सीन एक दिन में करवा देगा और इससे आप रास्तों की उलझनों से फ्री हो जाएंगे। अब रही बात ऑटो के किराए की, तो एक पूरे ऑटो का एक दिन का किराया वो लोग लगभग 1500 से 2000 चार्ज करते हैं, जिसमें आप लोग 4 से 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और वही दूसरे दिन किष्किंधा घूमने के लिए आप खुद के व्हीकल से भी जा सकते हैं या फिर पूरे दिन का ऑटो फिर से बुक कर सकते हैं, जहां सिर्फ 2 से 3 ही जगह मेन है घूमने के लिए और वो सारी जगह मस्ट प्लेस टू विजिट है। होटल से निकलते निकलते हम लोग को सुबह की 10 बज गए और पहले दिन की शुरुआत करते हैं यहाँ की प्राचीन गणेश टेम्पल से। श्री गणेश की प्रतिमा की लंबाई तकरीबन 15 फीट की होने के साथ ये हम्पी की सबसे बड़ी गणेश की मूर्ति है। इस जगह से बाहर का लैंडस्केप व्यू काफ़ी बेहतरीन है। इस जगह से आप विरूपाक्षा टेम्पल क्लियरली देख सकते हैं, जहां हम लोग नेक्स्ट जाने वाले हैं। इस गणेश टेम्पल की एंट्री फी कुछ भी नहीं है और आपको यहां पे तकरीबन 20 मिनट लग सकते हैं। गणेश टेम्पल के 5 मिनट के रास्ते पे ही है विरूपाक्षा टेम्पल, जो आप पैदल भी जा सकते हैं, और ये हम्पी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर में से एक है। यह मंदिर अपने सदी की सबसे पवित्र मंदिर में से एक कहलाई जाती है, जो कि कर्नाटका की सबसे बड़ी हिंदू मॉन्यूमेंट में से एक है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने बड़ा सा प्रांगण है, जिसके दूसरे साइड मंदिर का मेन गर्भगृह है। ये जो हाथी आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसकी उम्र 40 साल है और यह हाथी इस मंदिर में तकरीबन 38 साल से है। इस हाथी को मंदिर का सेनापति कहा जाता है और कभी भी कोई भी फेस्टिवल या कोई भी फंक्शन होती है तो उसमें इस हाथी को सबसे आगे रखा जाता है और तब फिर कोई भी फेस्टिवल की शुरुआत होती है। इस मंदिर की नींव 7वीं शताब्दी में रखी गई थी, जो कि विजयनगर के एस्टेब्लिशमेंट से भी पहले की है। इसे आगे चलकर विजयनगर एम्पायर द्वारा बढ़ाया गया, जो आगे चलकर फिर से चालुक्य डायनेस्टी इसे आगे बढ़ाए। इस मंदिर के अपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। इस मंदिर के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे गुफा हैं जो अंदर तहखाने की तरफ जाते हैं। यह जो आप ऊपर रोशनदान देख रहे हैं, इसके थ्रू होते हुए धूप की रोशनी आती है और इस पॉइंट पे आकर पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर एक मणि रखी हुई थी, जिसपे सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट करके मंदिर के हर कोने तक जाती थी, जिससे पूरा मंदिर जगमगा उठता था। ऐसा ही एक रोशनदान मंदिर के अंदर और है, जहां से सूरज की किरणें इस दीवार पर पड़ती है और आप ये मंदिर की प्रतिमा आप क्लियरली देख सकते हैं। मंदिर की परछाई इस दीवार पर पूरे दिन रहती है जब तक कि सूरज ढल न जाए। चलिए अब हम लोग निकलते हैं मंदिर के बाहर की तरफ, जहां पर आपको एक बड़ा सा सरोवर दिखेगा। चलिए अब जानते हैं इस सरोवर की कहानी।
ये इस मंदिर का अपना तालाब है। ऐसी मान्यता है कि ये एक होली वाटर है। पहले जब भी मंदिर में पूजा या फिर यज्ञ वगैरह होते थे तो यहाँ से ही पानी भर के ले जाया जाता था मंदिर में पूजा करने के लिए। पहले ज़माने के लोग जो भी अवेलेबल हैं या कोई पुरानी कथा हमारे पास जो अवेलेबल है उनके अनुसार इस मंदिर के इस तालाब के बीच में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी हुआ करती थी। बट जब मुग़ल यहाँ आए तो उन्होंने मंदिर के अलावा इस तालाब को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो बीच में मूर्ति जो था वो कहाँ गया? जब मुग़ल यहाँ पे आए तो ऐसा मान्यता है कि मंदिर के अलावा उन्होंने अगल बगल की सारी चीज़ों को भी बर्बाद कर दिया, जिसके साथ ये तालाब भी बर्बाद हो गया। आज इसके बस अवशेष अवेलेबल है। इस मंदिर को पूरे तरह से घूमने में आपको लगभग 1 घंटे लग जाएंगे। विरूपाक्षा टेम्पल से निकलकर हम लोग सीधे चलते हैं लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल पे, जो इस जगह से ऑटो से 10 मिनट की दूरी पे है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसकी निर्माण 1528 ईस्वी में हुई थी। लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के दाहिने साइड में है श्री बड़ालविलिंगा गुड़ी। यह एक बड़ा सा शिवलिंग है जो चारों तरफ से पानियों से घिरा हुआ है। इस जगह पे घूमने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 10 मिनट काफ़ी है। इस जगह से हम लोग सीधे चलेंगे कृष्णा टेम्पल, जो मात्र 5 मिनट की ही दूरी पे है। इस मंदिर की निर्माण 16वीं शताब्दी में की गई थी, जिसके पिलर पूरे स्टोन के हैं। मुगल काल में मुगल द्वारा इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया गया था और इस मंदिर में अभी एक भी मूर्ति नहीं है। प्राचीन काल में यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था, जिसके चारों तरफ भक्तों के बैठने के लिए सुविधा उपलब्ध थी, जहां कृष्ण भक्त बैठकर श्री कृष्ण की वंदना किया करते थे। मंदिर के एक कोने पे एक छोटा सा मंडप भी है, जहां पे यज्ञ हुआ करता था। चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर। इस मंदिर के जितने भी पिलर हैं सारे पत्थर के हैं, जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरती के साथ नक्काशी की गई है, जिसपे भगवान के हर स्वरूप के आकृति दी गए हुए हैं। इस मंदिर को घूमने में आपको लगभग 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। कृष्णा मंदिर से हम लोग सीधे चलते हैं वीरभद्र टेम्पल की ओर, जो यहाँ से मात्र 2 मिनट की दूरी पे है। यह मंदिर अक्सर खाली ही रहता है, इसलिए इस जगह पे आपको मात्र 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। वीरभद्र स्वामी के दर्शन करने के बाद हम लोग अपनी यात्रा आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ की रोड आप देख सकते हैं कितनी क्लीन है, और इस रोड पे चलते हुए दोनों तरफ नारियल के पेड़, बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस है। आगे मात्र 850 मीटर हम लोग आगे बढ़े ही थे कि हम लोग को एक राइट साइड में बड़ा सा चट्टान दिखा। इस चट्टान को सिस्टर स्टोन्स बोला जाता है। इसे ऐसा बोलने के पीछे एक कारण है कि बहुत साल पहले एक बार बिजली गिरी थी इस पे, और उस बिजली के चलते ये चट्टान 3 भाग में डिवाइड हो गई। चूँकि ये एक चट्टान के 3 अलग अलग पार्ट हैं, इस वजह से इसे सिस्टर स्टोन्स बोलते हैं। इस जगह पे आपको मात्र 1 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि ये आप ऑटो पे बैठे बैठे भी देख सकते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ते ही है क्वींस बाथ हाउस। यहाँ पे घूमने के लिए आपको लगभग 5 मिनट लगेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और मात्र 2 मिनट की ही दूरी पे है द रॉयल इनक्लोजर्स। रॉयल इनक्लोजर के बाहर ही आपको मिलेगा मोनोलिथिक स्टोन डोर, जो खुदाई के दौरान यहाँ पे मिला था, और ये एक सिंगल स्टोन का बड़ा सा गेट है। चलिए हम लोग चलते हैं रॉयल इनक्लोजर के अंदर, जिसकी दीवारें बड़ी बड़ी पत्थर से बनी हुई है, और उसके बाहर आप बड़े बड़े चट्टान भी देख सकते हैं। ये मेरे सामने आप स्टेज जैसा जो देख रहे हैं, इसे महानवमी डिब्बा बोलते हैं, जिसके हर एक बेस पे यहाँ पर एक अद्भुत कलाकृति का प्रदर्शन किया हुआ है। इसके बेस पे हाथी, घोड़ों और सैनिकों की आकृति बनाई गई है, जो विजयनगर के महाराजा के आन बान और शान को प्रदर्शन करती है। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर विजयनगर के महाराजा महानवमी या दूसरे कोई भी त्यौहार
की झांकी देखा करते थे, जिस वजह से इसका नाम महानवमी डिब्बा रखा गया। इस जगह पर ही महाराजा बैठा करते थे और यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है। क्योंकि आगे प्रजा की बहुत भीड़ रहती थी, इसलिए महाराजा के लिए पीछे से रास्ता बनाया गया था, जो कि महाराजा अपने घोड़ों के साथ आकर इस रास्ते से ऊपर चढ़ते थे और फिर प्रजा को संबोधित करते थे। रॉयल इंक्लोजर के अंदर ही है पुष्करणी, जिसे काले पत्थर वाली पुष्करणी भी बोलते हैं। यह पुष्करणी बेसिकली एक वाटर स्टोरेज टैंक है, जिसे रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। इसकी बनावट में थोड़े थोड़े दूर पे 5 स्टेप की सीढ़ियाँ हैं। इनमें पानी डाले जाने की तकनीक काफ़ी सरल है। पानी को इनमें इन पत्थरों द्वारा इस रास्ते से होकर इस पुष्करणी में लाया जाता था। चलिए पुष्करणी से अब हम लोग सीधे चलते हैं जनाना इंक्लोजर की तरफ। ये वो जगह है जहाँ प्राचीन काल में कभी रानियाँ रहती थीं, जिसकी आर्किटेक्चर काफ़ी बेहतरीन है। हम्पी की एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो शायद से ही आपको पता होगी। आज की हम्पी जैसा आप देख रहे हैं, ऐसा हमेशा से नहीं थी। कुछ साल पहले यहाँ पे खेती होती थी और ये मात्र एक सिंपल सा गांव था। खेती के दौरान किसानों को यहाँ पे कुछ पत्थरें मिली, जिसपे अलग अलग आकृति बनी हुई थी। उसके बाद ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और बहुत सारे किसानों को भी सेम स्ट्रक्चर के बहुत सारे पत्थर मिले। इसके बाद से इस एरिया को गवर्नमेंट हैंड ओवर कर ली और ASI द्वारा बहुत से जगहों पर खुदाई की काम शुरू हो गई। हम्पी नेशनल प्रोजेक्ट के तहत 1970 में हम्पी का एक्सकेवेशन शुरू हो गया, जो सालों साल चलता रहा और आखिरी की खुदाई 2022 में हुई, जिसमें 5 सुपारी बाजार का एक्सकेवेशन हुआ था। 1970 के बाद से आज तक इस जगह पे आम पब्लिक के लिए खुदाई मना ही है। इनफैक्ट अगर आपको यहाँ पे घर बनाना है तो भी आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होगी और गवर्नमेंट की निगरानी के अंदर ही आप यहाँ पे खुदाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपनी यात्रा वापस से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं जनाना इंक्लोजर, जहाँ आपको मिलेंगे लोटस महल, एलिफेंट एस्टेबल और रंगा टेम्पल। पुष्करणी से जनाना इंक्लोजर की दूरी मात्र 650 मीटर है और यहाँ पे आपको 10 रुपये के टिकट लेने होंगे और यही टिकट आपको आगे चलकर विट्ठल टेम्पल में भी दिखाने हैं। अंदर जाते ही राइट साइड में सबसे पहले आपको मिलेगा जल महल, जो एक चौकोर शेप का टैंक है। ऐसा माना जाता है इसे गर्मियों के समय महल को ठंडा रखने के लिए बनाया गया था। उसके ही 4 कदम बाद आगे लेफ्ट साइड में आता है बेसमेंट ऑफ क्वींस पैलेस। यह रानी के महल का अवशेष मात्र रह गया है, जो 1970 के दौरान खुदाई में निकला था। कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद राइट साइड में फिर मिलता है लोटस महल। इसकी आकृति कमल के फूल जैसी है, इस वजह से इस महल का नाम लोटस महल रखा गया। ये जितनी भी दीवारें आप देख रहे हैं, ये सारी खुदाई के दौरान निकली थी और इसे काफ़ी अच्छे से सुरक्षित संभाल कर रखा गया। लोटस महल के ठीक सामने है एक प्राचीन कुआं, जो काफ़ी गहरा है और उस समय इसे पानी निकालने के उपयोग में लाया जाता था। चलिए हम लोग चलते हैं अब जनाना इंक्लोजर के फेज 2 की तरफ। यहाँ आपको मिलेंगे वॉच टावर, जो पहरी के मीनार हैं, और एलिफेंट अस्तबल, जिसे हाथी साला भी बोलते हैं, जहाँ हाथियों को रखा जाता है। हाथियों का साइज़ बड़ा होने के चलते उसको ध्यान में रख के इसकी गेट भी काफ़ी बड़ी बनाई गई थी, जिससे हाथियों को कोई दिक्कत ना आए। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक सिर्फ गौशाला और घोड़ों का अस्तबल ही देखा था। आज पहली बार हाथियों का अस्तबल देखने का मौका मिला है। इन अस्तबल में एक साथ एक बार में 11 हाथियों के रखने के प्रबंध थे। चलिए एक बार मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ अंदर से ये कैसा दिखता है। अंदर इसके इतना सफिशिएंट स्पेस है कि हाथी आसानी से इसके चक्कर लगा सकते हैं। चलिए बाहर चलकर अब इसके पूरे 360 व्यूज़ में आपको दिखाता हूँ।
अस्तबल के ठीक अपोजिट साइड है गार्ड्स हाउस। यह जगह गार्ड के रहने के लिए बनाया गया था, जो दिन रात महल की सुरक्षा करते थे। जनाना इंक्लोजर को पूरे तरह से घूमने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे आसानी से लग जाएंगे, और अगर आप लोग फ़ोटो खिंचाने में टाइम स्पेंड करते हैं तो 2 आवर आप यहाँ पे रख सकते हैं। जनाना इंक्लोजर से बाहर निकलने के रास्ते में है ट्रेजर्स बिल्डिंग। उस समय यहाँ पे जितने भी व्यापार होते थे उसकी सारी कैलकुलेशन इसी जगह पे होती थी, और इसी जगह पे सारे खजाने रखे जाते थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम्पी के मेन अट्रैक्शन की तरफ, जो कि है विठल टेम्पल एंड द ग्रेट स्टोन चैरियट। जनाना इंक्लोजर से विठल टेम्पल की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर की है, और ये हमारा पहले दिन का आखिरी टूरिस्ट स्पॉट होगा। इनमें से जितनी भी सारे चट्टानें आप देख रहे हैं उसमें से कई खुदाई में निकली गई है, और कुछ की तो खुदाई अभी तक हुई भी नहीं है। ना जाने यहाँ पे एक्सकेवेशन में अभी कितनी और चीज़ें निकलनी बाकी हैं। ना जाने आपने कितने ही हेरिटेज साइट देखे होंगे, लेकिन यह शहर पूरा का पूरा ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज है। ये जो मेरे सामने आप पर्वत देख रहे हैं ये अंजनी पर्वत है, और यही श्री हनुमान का जन्म स्थल है। इस जगह पे मैं आपको कल के दिन लेकर चलूँगा। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ विठल टेम्पल के मेन गेट पे, जिसके अंदर है वर्ल्ड फेमस द ग्रेट स्टोन चैरियट, जिसे आप 50 रुपीज़ के नोट में देखते हैं। इस मंदिर की एक अलग ही अपनी हिस्ट्री है, जो मैं इस ब्लॉग में कवर नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा, जिसकी हिस्ट्री जानने के लिए मैंने अलग से एक गाइड किया हुआ है। विठल मतलब विष्णु भगवान है, जो अंदर भगवान इधर से लेकर महाराष्ट्र में रखा दिया बोलते हैं। कन्नाडा की पेंटिंग है, आपका पेंटिंग नहीं, 500 साल का पेंटिंग है। स्टोन पेंटिंग, अर्बल पेंटिंग, जो पत्थर का रहता है पूरा लोग मानता है सिंगल स्टोन से बनाया बोलकर। ये तो बिल्कुल सिंगल स्टोन नहीं बनाया। 1565 में ओमानी सुल्तान लोग आकर हर एक पिलर को बड़ा बड़ा लकड़ी लगाकर आग लगाकर जला देता है, जब राख होकर कोलाप्स हो जाता है। और ये रहा वो आइकॉनिक मॉन्यूमेंट जो 50 रुपीज़ के नोट पे आप देखते हैं। आज हम लोगों ने हम्पी के एक्सकेवेशन में निकले सारे मॉन्यूमेंट्स को देखा। कल हम लोग चलेंगे किष्किंधा की ओर, जहां जानेंगे रामायण से जुड़े कुछ चीज़ों को। आज के दिन हम लोग पहुंच चुके हैं किष्किंधा नगरी, और ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर है, और इस नदी का जिक्र रामायण में भी किया गया है। किष्किंधा में पहली जगह जो आप जा सकते हैं वो है चिंतामणि मठ। ये मठ तुंगभद्रा नदी के ठीक बगल में है। इस जगह की व्याख्या रामायण में बड़ी विस्तार से की गई है। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे श्री राम राजा सुग्रीव से मिले थे और बाली को मारकर सुग्रीव को उनका राजपाट सौंपे थे। ये वही जगह है जहाँ पे राजा राम कई दिनों तक रुके थे और बहुत सारे अपने मित्र बनाए थे। ये वो जगह है जहाँ माना जाता है श्री राम छुपकर और इस जगह से तीर चलाए थे बाली पे। आप तीर धनुष के यहाँ पे निशान भी देख सकते हैं। ये एक सिंबल के रूप में बनाया गया है, और ऐसा बोला जाता है इस जगह से बाली सामने में, बाली और सुग्रीव वहाँ पे लड़ रहे थे, और इसी जगह से राजा राम ने उन पे बाण चलाई थी। ये पूरा गुफा काफ़ी बड़ा है, और इसको घुमाने के लिए मैं एक अलग से किष्किंधा पर ब्लॉग बनाऊँगा, जो कि विस्तार में रहेगा, क्योंकि इस ब्लॉग में पूरे गुफा को घुमाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और उससे ये ब्लॉग काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसे पूरा घूमने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, और इसके कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं हैं। सिर्फ राम नाम लें और आपको इस गुफा के कन कन में श्री राम दिखेंगे। चिंतामणि मठ से 4 किलोमीटर की ही दूरी पे है अंजनी पर्वत, जो कि अंजनी पुत्र हनुमान का जन्म स्थल है। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए कुल 575 स्टेप है, जिसे चढ़ने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद पवन पुत्र हनुमान की एक पावन मंदिर है। ऐसा माना जाता है इसी जगह पर श्री हनुमान का जन्म हुआ था, और इसी पर्वत पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था। मंदिर के ठीक बाहर श्री हनुमान के पद चिन्ह भी बनाए गए हैं, जिसे लोग पूजा करते हैं।
यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे जो बहुत ही फ्रेंडली हैं और आपको थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ आपको ऊपर चढ़ने, हनुमान जी के दर्शन करने और वापस नीचे उतरने तक में टोटल 3 घंटे लग सकते हैं। इसी के साथ हमारे दूसरे दिन का भी सफ़र यहाँ समाप्त होता है। मैं अपने अगले व्लॉग में आपके पास डिटेल वे में द स्टोन चैरियट और किष्किंधा का डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। हम्पी और किष्किंधा के टूर प्लानिंग से जुड़ी जितनी जानकारी थी वो सारी मैंने आपको पूरी डिटेल में देने की कोशिश की। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब जल्द से जल्द देने की। श्री राम नाम के साथ अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। हम सब फिर मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।